दूरदर्शन यादगी के उर्दू प्रोग्राम अंजुमन में हम अलग अलग प्रोग्राम्स अपने नाजरीन के लिए पेश करते हैं। हमने अपने स्टूडियोज़ में माहिरीन तालीम को मदऊ करते हैं, डॉक्टर्स को मदऊ करते हैं, फ़नकारों को मदऊ करते हैं, ड्रामास करते हैं और दूसरे खुसूसी प्रोग्राम्स भी हम इस गर्ज से करते हैं कि हमारे नाजरीन की मालूमात में न सिर्फ इजाफ़ा हो बल्कि उनके सैर व तफरी का भी सामान बहम पहुँचाया जाए। इसी गर्ज से हमने आज अपने स्टूडियोज़ में हिंदुस्तान के मशहूर गज़ल सिंगर माहिर मौसीक़ी जनाब खालिद साहब को मदऊ किया है और हम चाहते हैं कि उनसे बातचीत करें, उनके फ़न के बारे में गुफ्तगू करें ताकि आप उनके फ़न से और उनकी शख्सियत से वाकिफ़ हो चुकें। खालिद साहब, दूरदर्शन यादगिरी के स्टूडियोज़ में आपका दिली खैर मकदम है। नाजरीन, खालिद साहब का ताल्लुक़ गुंटूर से है। आपकी पैदाइश गुंटूर में हुई, हालांकि आपके आबा व अजदाद निज़ाम के दौर में हैदराबाद ही में थे। आप गुंटूर मुंतक़ल हो गए और सिर्फ 6 साल की उम्र में आपने मौसीक़ी के जो है शौक़ शुरू हुआ और 6 साल की उम्र में आपने गायकी शुरू की। तो नाज़रीन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आपके आइडियल थे, लेकिन आपने हिंदुस्तानी क्लासिकल मौसीक़ी की तालीम उस्ताद शरीफ खान साहब से और उस्ताद हफीज़ अहमद खान साहब से हासिल की और उस्ताद ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान साहब से बरसों मौसीक़ी की तालीम हासिल करते रहे। आप आंध्रा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की तकमील की और तकरीबन 1960 ईस्वी के करीब आप गुंटूर से अपने शौक़ को पूरा करने की खातिर महाराष्ट्र बॉम्बे मुंतक़ल हो गए और वहाँ आपने मौसीक़ी के प्रोग्राम्स देना शुरू किया। जनाब खालिद आज हज़ारों नहीं बल्कि लाखों दिलों पर अपनी मौसीक़ी, अपनी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए राज करते हैं। आपकी शोहरत आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान से निकलकर यूरोपीय ममालिक को पहुँच चुकी है। आपने फ़िल्मों में भी बैकग्राउंड आवाज़ दी है और धुनें भी तैयार की हैं। आपकी बहुत सारे रिकॉर्ड्स, बहुत सारे सीडीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं। बहुत खूबसूरत गाते हैं और म्यूज़िक भी कंपोज़ करते हैं आप। ये शौक़ 6 साल की उम्र से जो शुरू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये शौक़ आपका जारी व सारी है। आप बॉम्बे से तशरीफ़ लाए हैं तो हमने इस मौके को गनीमत जाना यादगिरी के जो नाजरीन हैं उनको इस फ़नकार से मिलाया जाए। तो खालिद साहब, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये करूँगा कि आपने 6 साल की उम्र से मौसीक़ी का जो है बहरहाल शौक़ पैदा हो गया, तो ये शौक़, ये ख़ानदानी बैकग्राउंड था, आपका पस मंज़र था या ख़ुद आप में जो है ये चीज़ पैदा हो गई थी? मौसीक़ी आपने सुना होगा मीरासियों में होती है, अताइयों में होती हैं। मैं मीरासी नहीं हूँ जी, अताई हूँ। अच्छा। मेरे वालिद बुजुर्ग भी जी बहुत अच्छा गाया करते थे माशाल्लाह। उनका जो शौक़ था जी कि मैं कुछ बनूं मौसीक़ी में, वैसे ये वहाँ से मुझे शौक़ शुरू होगा। जी जी जी। खालिद साहब, ये बताइए, आपने गुंटूर से बॉम्बे क्यों मुंतक़िल हुआ? वजह क्या थी कि आप जो है गुंटूर से जो है बॉम्बे मुंतक़िल हो गए? सेशन कोर्ट में जी काम किया करता था। उन दिनों एक वहाँ की बम्बई की बहुत बड़ी संस्था जिन्होंने ऑल इंडिया म्यूज़िक का कंटेस्ट अच्छा मुनक़्क़िद किया था जी, जिसमें कुल जमा 700 गाने वाले मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, अच्छा, मुख्तलिफ़ स्टेट से, मुख्तलिफ़ ज़बानों के जी हाँ हिस्सा लेने के लिए तशरीफ़ लाए। मैं चूँकि गुंटूर में था जी, गुंटूर से मैं बम्बई गया इस कंटेस्ट में अच्छा गाने के लिए। जी जी जी। 6 महीने तक कंटेस्ट चला। जी, जिस तरह भेड़ बकरियों को छाटा जाता है जी जी, उस तरह से इन 700 गाने वालों को छाट के कुल जमा 3 सिंगर्स को सेलेक्ट किया गया। जी, उन 6 को सेलेक्ट किया गया। 6 में
मैं वाहिद आदमी था जी जो सरे फहरिस्त रहा और मुझे मिस्टर गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया का खिताब अता किया गया। माशाल्लाह, हम आपको जो है इस खिताब को हासिल करने के लिए दिली मुबारकबाद देते हैं। ये बताइए खालिद साहब, फिर उसके बाद वापस आप गुंटूर नहीं आए बल्कि अपनी किस्मत आजमाने के लिए बॉम्बे ही मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर लिया आपने फिल्मों में भी गाने गाए हैं। जी हाँ। हाँ, कौन से फिल्मों में आपने गाने या वॉइस दिया है आपने? मेरी पहली फिल्म थी मेम दीदी, जिसका म्यूजिक डायरेक्टर सलील चौधरी थे। अच्छा, जी जी जी। उसके बाद चित्रगुप्त साहब जी, बड़े अच्छे मौसीकार जिन्हें कहना चाहिए, स्वीट म्यूजिक डायरेक्टर। जी जी। उनकी फिल्म वली आज़म, अच्छा, उसमें भी मैंने गाया। बैकग्राउंड जी, अच्छा माशाल्लाह। और मेरी अपनी फिल्म जी, यानी जिसका म्यूजिक डायरेक्टर आप खुद ही डायरेक्शन मैंने दिया है, जी। नासिर इमाम साहब जो महबूब खां मदर इंडिया फेमस के जी दामाद थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई, उस फिल्म का नाम है बेवड़ा। अच्छा, उसका म्यूज़िक मैंने दिया, 4 गाने उसमें रिकॉर्ड हुए, मैंने भी एक गाना गाया। अच्छा, और दूसरे मुख्तलिफ प्लेबैक सिंगर से गाने गवाए। अच्छा। अब हैदराबाद में भी कुछ प्रोग्राम्स पेश कर चुके हैं आप, स्टेज या रेडियो या फिर टेलीविजन? जी हाँ, जी हाँ। हैदराबाद में मैंने काफ़ी प्रोग्राम रविंद्र भारती में दिए हैं। अच्छा। और ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद से मैंने कई बार इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, रिकॉर्डिंग्स, गज़लों की रिकॉर्डिंग भी की है। अच्छा, माशाल्लाह। तो हैदराबाद मतलब आपके लिए कोई नया शहर नहीं है, ना स्टूडियोज़ नया है, समझिए आप। इससे पहले भी सोमाजीगुड़े में, जैसा कि आपने बताया कि वहाँ भी रिकॉर्डिंग करवाया था। जी हाँ। तो चलिए, हमारी खुशबख्ती है या हमारे नाजरीन की खुशकिस्मती है कि आप हैदराबाद तशरीफ़ लाए और हम आपसे इंटरव्यू करने के लिए। अच्छा, पुराने जो सिंगर्स हैं उनमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छी आवाज़ किसकी लगती है? जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, मुकेश हैं, तलत महमूद है। आवाज़ें तो बहुत सी थी उस ज़माने में। जी, नहीं, आपको पसंदीदा आवाज़ कौन सी थी? आप किसको पसंद करते हैं? जैसे आपने कहा कि फिल्मी गाने भी गाते हैं आप, तो आप किस फिल्म का गाने गाना पसंद करते हैं? रफ़ी साहब के भी गाने मैं गाता हूँ जी। तलत महमूद साहब के भी गाने मैं गाता हूँ। अच्छा। मुझ पर तलत महमूद साहब की छाप लगी हुई है। अच्छा। लोग मैं रुसवाए ज़माना हूँ। लोग मुझसे ये कहते हैं कि या तो ये तलत साहब के बेटे हैं, अच्छा, या भाई हैं, या कुछ भी हैं। तलत साहब मेरे बुज़ुर्ग दोस्त थे जी, और मेरे चाहने वालों में से। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि तलत साहब मेरे फ़ैन थे तो आप कहेंगे ये हिमाकत की बात करता है। जी जी जी। क्योंकि तलत साहब एक प्रोग्राम में आए थे, खयाम फेलिसिटेशन नाइट। जी। खयाम म्यूज़िक डायरेक्टर। जी। तो उसमें तकरीबन सारे फिल्म प्लेबैक सिंगर्स, जी, एक रफ़ी साहब को छोड़कर। तो रफ़ी साहब की जगह मुझे खयाम ने गाने के लिए कहा। अच्छा। तो मैंने उनके 1-2 गाने गाए। जी। मुकेश साहब, तलत महमूद साहब, जी, मन्ना डे साहब, जी, वगैरह वगैरह। जब मेरा गाना हुआ, जी, गाना ख़त्म होने के बाद मैं स्टेज के पीछे खड़ा हुआ था, मुकेश साहब गा रहे थे, जी, मैं उनको सुन रहा था। इतने में तलत महमूद स्टेज के पीछे आए, मुझे गले लगाया। अच्छा, और कहने लगे, शील साहब, मैं आपको काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ। जी, आपकी आवाज़ में सोज है, जी, ट्रांसपिरेशन है, जी, रेंज अच्छा है आपका, तलफ़ुज़ अच्छा है, बहुत अच्छा गाते हैं आप, अल्लाह आपको कामयाबी दे। चलिए खालिद साहब, हम आपसे ख्वाहिश करते हैं कि तलत महमूद साहब का जो है 1-2 अंतरे सुना दीजिएगा, क्योंकि आप पर छाप लगी हुई है और हम सब भी जो है तलत महमूद के फ़ैन हैं। फैयाज़ हाशमी एक बड़े अच्छे शायर हुए हैं। जी। तलत साहब का दूसरा रिकॉर्ड बना था जी। जब ये लखनऊ से कलकत्ते गए। जी। तो ये गाना इतना मकबूल हुआ, ये गीत है। जी। 1-2 लाइन में जी, सुना इरशाद। तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, मैं बात करूँगा तो ये खामोश रहेगी, सीने से लगा लूँगा तो ये
कुछ न कहेगी, आराम वो क्या देगी जो तड़पा न सकेगी। तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। बहुत खूब खालिद साहब, बहुत खूब। नाजरीन, अब हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। नाजरीन, आइए वक्फे के बाद बातचीत का सिलसिला हम जारी रखते हैं। तो खालिद साहब, मुझे ये बताइए कि आपने 6 साल की उम्र में गाने की शुरुआत की थी, आपको शौक़ पैदा हुआ था, तो सबसे पहले जो 6-7 साल की उम्र आपने गाना गाया था, वो अगर आप याद हो तो एक आध उसके जो है शेर या एक आध अंतरा उसका सुना दीजिएगा। सैगल साहब मेरे पसंदीदा जी फनकार थे, गायक हैं, गायक जी, और मैं अपने प्रोग्राम्स में भी उनको पेश करता हूँ। अच्छा। बाबुल मोरा नैहर छूट ही जाए, बाबुल मोरा मोरा नैहर छूट ही जाए, बाबुल मोरा मोरा नहर छूट ही जाए, बाबुल मोरा नहर छूट जाए, बाबुला मोरा नहर छूट ही जाए। वाह वाह, मज़ा आ गया, बहुत खूब, बहुत खूब। खालिद साहब, ये बताइए, लॉन्ग प्ले LP निकाला है आपका जो रूह गज़ल के नाम से, तो उसकी कोई गज़ल आप हमें सुनाइए। 9 गज़लें हैं। हाँ, 1-2 अशार जो है कोई अच्छी सी गज़ल के सुनाइएगा उसमें। हम दर्द के गहरे सागर में तिनके की तरह बह जाएंगे, तिनके की तरह बह जाएंगे, दुनिया की बहारें देखेंगे, दुनिया की बहारें देखेंगे, जो लोग यहाँ रह जाएंगे, हम दर्द के गहरे सागर में तिनके की तरह बह जाएंगे, बह जाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। अब एक आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहते हैं कि हमारे जो तेलंगाना के या फिर ख़ास तौर पर हैदराबाद के मौसीक़ी के शायकीन हैं, उनके लिए कोई पैगाम आप देना चाहते हैं, जो मौसीक़ी सीखना चाहते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, या फिर कोई एक इंस्ट्रूमेंट की तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मशवरा है आपको? फिल्म इंडस्ट्री की बात आप छोड़ दीजिए जी। फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए लोगों को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। जी जी। मैं तो चाहता हूं कि जो कोई गाना सीखना चाहते हैं जी वो सीखें, गाना सीखने के बाद गाएं, तो सोने पे सुहागे वाली बात होती है। अब आजकल मैं बच्चों को देखता हूं, टूटा करते हैं ज़रा सा, उसके बाद बोलते हैं हम प्लेबैक सिंगर बनना चाहेंगे, हम ये बनना चाहेंगे, रेडियो सिंगर। जी जी। अब रेडियो पे भी आपको मालूम है ऑडिशन होता है। हाँ जी, हाँ जी। ऑडिशन होने के बाद उनको अप्रूव करते हैं। जी। तो मैं 60 साल से रेडियो पे गा रहा हूँ। जी माशाल्लाह। जी 60 ईयर्स। जी। तो इसके लिए मैं बिल्कुल यानी बी ग्रेड का आर्टिस्ट था। जी। मुझे
30 रुपए मिला करते थे। अच्छा। और 3 सेशन में लाइव गाते थे, नो रिकॉर्डेड, नो प्री रिकॉर्डेड जी, लाइव होता था। सुबह 8 बजे का सेशन, दोपहर 12 बजे का और शाम में 7 साढ़े 7 बजे। 3 सेशन के लिए हमको रेडियो स्टेशन जाना पड़ता था। 15 मिनट का आइटम होता था, एक आइटम, तो 3 आइटम गाने के बाद 30 रुपए मिलते थे। नहीं, अब बताइए वो ज़माना, उस दौर में 30 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। आज मुझे 30 गुना से भी ज़्यादा मिलती। बेशक बेशक, सही बात है। खालिद साहब, जैसा कि अभी आपने बताया, तो मदन मोहन साहब की मौसीकी से सब वाकिफ़ हैं कि दिलों को छूने वाली जो है मौसीकी उनकी हुआ करती है, मीठा संगीत हुआ करता है। तो आप मदन मोहन साहब के कोई ऐसा गाना जो आपको पसंद हो, वो गुनगुनाकर हमारे नाजरीन को सुनाइए। गाने तो मुझे बहुत याद हैं। नहीं, कोई एक अच्छा सा गाना जो है मदन मोहन साहब का कंपोज किया हुआ। मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना। बहुत खूबसूरत। मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूब, माशाल्लाह। शुक्रिया। आपकी आवाज़ में अभी भी दर्द और लोच वगैरह मौजूद है। अल्लाह इस दर्द को, इस लोच को क़ायम रखे। तो आज के मौजूदा दौर के सबसे अच्छे गज़ल गाय कलाकार आपकी नज़र में कौन हैं, और अगर हैं तो फिर उनका कोई एक आध जो है, मतलब एक शेर या फिर? नहीं, मैं आज के दौर के गज़ल गाने वालों का नाम या उनका जिक्र करना नहीं चाहता जी, क्योंकि मेयार की कसौटी पे जी, जो स्टैंडर्ड होता है जी, वो अब रहा नहीं। जी, लोग उर्दू नहीं जानते हैं, वो हिंदी लिपि में लिख के गाते हैं। जी, बहुत से गाने वाले हैं। जी, मैंने आपसे कहा था जिस तरह जंगली घास उगती है, जी, उस तरह आज गाने बजाने वाले पैदा हुए हैं। लेकिन इस घास में कहीं कहीं एक आध फूल भी तो नज़र आ जाता है हमको, जंगली ही क्यों ना हो। तो ऐसा कोई एक गज़ल सिंगर जो बहरहाल फिर भी ठीक है, दूसरों से बेहतर गाता हो, या दूसरों से बेहतर आप जिसको समझते हो, उनका एक आध शेर। क्योंकि मैंने पुराने गाने वाले, नहीं देखिए, मौजूदा दौर का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल हाल ही का फनकारों को मैंने तरजीह दी है। जगजीत सिंह है, हमारे मुल्क के बहुत बड़े फनकार थे, बहुत खूबसूरत गाने वाले जी। नहीं, मतलब ये कि ऐसा भी कुछ जिससे आप मुतासिर हो, तो उनका एक आध जी सुना दीजिएगा। ठीक गाते थे जी, सोज भरी आवाज़ थी उनकी, डेप्थ में गाते थे, बेस में गाया करते थे। पंकज उदास है, और भी दूसरे ऐसे बहुत से हैं। तलत, हमारे तलत अजीज साहब हैं आजकल गाने वालों में। राशिद अली खान भी गाते हैं कोई, नहीं, कलकत्ता बंगाल के हैं कोई। जहाँ तक अच्छे गाने वालों का जी आपने जिक्र किया, जी, तो मैं कहता हूँ जगजीत सिंह अच्छा गाता था। जी, अच्छा, एक हैदराबाद में भी एक बहुत बड़े मुमताज़ या मशहूर गज़ल कलाकार थे, गज़ल गाने वाले, गज़ल गुलकार थे। आप तो हैदराबाद से वाकिफ़ है, मेरी मुराद थी विट्ठल राव मरहूम, विट्ठल राव, जिनका हाल ही में जो है इंतकाल हो गया विट्ठल का। बहुत नाम कमाया उन्होंने गज़ल गायकी में। क्योंकि मेरे 2 फनकार जी, जिनका मैं शहदाई रहा हूँ जी, और उन्होंने गज़ल को जी जीनत बख्शी है। जी, एक तो है मोहतरमा बेगम अख्तर साहिबा जी, और दूसरे हैं तलत महमूद। अच्छा, गज़ल को गज़ल करके उन्होंने गाया है। जी, जी, जी। आप क्या समझते हैं कि गज़ल गायकी के लिए आवाज़ भी सूटेबल होना चाहिए, या हर गाने वाला गज़ल गा सकता है? नहीं, आवाज़ का तो होना बेसिक है। नहीं, आवाज़ तो अच्छी हो सकती है, लेकिन गज़ल के लिए जो खरज होना चाहिए, जो आवाज़ होना चाहिए, बेस वाइस होना चाहिए,
वो ज़रूरी है। जैसे बेगम अख्तर का नाम लिया आपने, उनका बिल्कुल अलग ही स्टाइल था गज़ल गाने बिल्कुल का, और ऐसा लगता था कि ये गज़ल गाने के लिए तलफ़्फ़ुज़ ऐसा था जी, जिस तरह दूध और पानी अलग अलग कर दिया। जी जी। और फीलिंग्स, जी, भाव जिसे कहते हैं, जी जी, वो जब गाती थी तो ऐसे मालूम होता था कि वाकई जी हाँ, रूहानियत उसमें हमारे महसूस करते हम तलफ़्फ़ुज़। बेशक। चलिए अब आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूँ कि आपने कई बहुत सारे मतलब फिल्मी नगमे भी गाए हैं, अपनी गज़लियात भी गाई हैं, अपने जो है गज़लियात को कंपोज़ भी किया है। आपका सबसे पसंदीदा नगमा या गज़ल जो आपको सबसे अच्छी लगती है अपनी ज़िंदगी की, वो थोड़ा सा सुना दीजिए, एक दो अशार उसके। शमीम जयपुरी मेरे पसंदीदा शायर रहे हैं। जी जी हाँ जी। उनकी शायरी में सादगी थी, सलासत थी, बेशक, बलागत थी, सारी चीज़ें थी। जी। तो एक गज़ल मैंने रिकॉर्ड की थी। अच्छा, उसके चंद शेर आप सुनिए। इरशाद। तला तुमसे गुजर कर भी कभी साहिल नहीं मिलता, तला तुमसे गुजर कर भी कभी साहिल नहीं मिलता, है दुनिया बेवफाओं की यहाँ हासिल नहीं मिलता, तला तुमसे गुजर कर भी कभी साहिल नहीं मिलता, मेरी खुदारियों पे हर्फ आता है तड़पने से, तड़पने से, अगर खामोश रहता हूँ, अगर खामोश रहता हूँ, सुकूने दिल नहीं मिलता, तला तुमसे गुजर कर भी। बहुत खूब साहब, बहुत खूब। खले साहब हमारे स्टूडियोज़ में आप आए और बहरहाल पुरानी यादें ताज़ा की आपने, और बहुत खूबसूरत नगमे ख़ुद के कंपोज़ किए हुए भी और गाए हुए नगमे भी आपने हमको सुनाया। हम हमारे नाजरीन से वादा करते हैं कि यार ज़िंदा सोहबत बाकी, आप फिर कभी जब हैदराबाद तशरीफ़ लाएंगे तो आपसे तफसीली बात होगी। तो नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा इस बारे में हमें ज़रूर लिखिए, ताकि आपके मशवरों की रोशनी में हम अपने प्रोग्रामों को खूब से खूबतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।